Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, this is going to be the last lecture of exercise 4.1. इसमें हम इस एक्सरसाइज के दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. आइए शुरू करते हैं. Students, this is problem number 17 of exercise 4.1. Statement है the points 4, -2, -2, 4 and 5, 5 are the vertices of a triangle. Find in center of the triangle. Students, इस प्रॉब्लम को XY प्लेन में विजुअलाइज करते हैं. स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा XY प्लेन. ये हमने फर्स्ट पॉइंट को लोकेट कर लिया, ये हमने सेकंड पॉइंट को लोकेट किया और ये हमने थर्ड पॉइंट को लोकेट कर लिया. स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं A, B और C का. इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें हासिल हुई ABC ट्राइंगल. हमें इस ट्राइंगल का इन सेंटर मालूम करना है. स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि इन सेंटर ट्राइंगल के किस सर्कल का सेंटर होता है. शाबाश, हम पढ़ चुके हैं सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल. हमने ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था. जी, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल. अब जरा इन सर्कल की डेफिनेशन भी रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. क्या थी डेफिनेशन इन सर्कल की? जी, अ सर्कल touching three sides of a triangle internally is called in circle. इस सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर का नाम देते हैं. स्टूडेंट्स, इन सेंटर की एक और डेफिनेशन भी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रूफ किया था इन सेंटर के फॉर्मूला का, वहां पर यूज की. शाबाश जी. द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर. किसी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो उस ट्राइंगल का इन सेंटर होता है. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. हमें फार्मूला यूज करते हुए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं. हमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यूज नहीं करनी, हमें यहां पर एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ नहीं करने. हमें इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए सेंटर के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वो फॉर्मूला भी ड्राइव किया था. फॉर्मूला रिकॉल कर लें. जी, ये है वो फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूला में ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये क्या है? जी, ये साइड्स की लेंथ्स हैं. ये हमने फर्स्ट ईयर में ये कन्वेंशन पढ़ी थी कि हम वर्टेक्स a के अपोजिट साइड को स्मॉल a कहते हैं, वर्टेक्स b की अपोजिट साइड को स्मॉल b और वर्टेक्स c की अपोजिट साइड को स्मॉल c का नाम देते हैं. यानी ये स्मॉल a, b, c साइड्स की लेंथ्स हैं. अब x1, x2 और x3 जो आपको x कोऑर्डिनेट में नजर आ रहे हैं, ये कौन से एब्सिसाज हैं? ये किन पॉइंट्स के एब्सिसाज हैं? जी, x1 होगा पॉइंट a का एब्सिसा, x2 होगा पॉइंट b का एब्सिसा और x3 होगा पॉइंट c का एब्सिसा. इसी तरह से y1 पॉइंट a का ऑर्डिनेट, y2 पॉइंट b का ऑर्डिनेट और y3 पॉइंट c का ऑर्डिनेट होगा. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर मालूम क्या करना होगा? जी, हमें यहां पर a, b और c यानी साइड्स की लेंथ्स पहले मालूम करनी होंगी. तो स्टूडेंट्स, हमारा प्लान यह है कि हम पहले साइड्स की लेंथ्स मालूम करेंगे इस ट्राइंगल के लिए और फिर यह फॉर्मूला यूज करते हुए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. ये स्टूडेंट्स, मैंने एक रफ ट्राइंगल बनाई. अब रफ ट्राइंगल, अभी मैंने आपको एक्चुअल ट्राइंगल दिखा दी थी और मैंने उसके ऊपर आपको ये प्रॉब्लम सारे का सारा एक्सप्लेन कर दिया. आप जब एग्जाम में होंगे तो आपने इतना टाइम नहीं लगाना कि आप XY प्लेन बनाएं और फिर एक्चुअल में उन पॉइंट्स को लोकेट करें. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अपना प्लान बनाने के लिए एक रफ डायग्राम बनानी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं. सो रफ डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम को समझना बहुत आसान होगा. ये रफ डायग्राम इसलिए भी है कि हमें नहीं पता कि इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से किस टाइप की ट्राइंगल बनेगी. इक्विलेटरल होगी, एक्यूट होगी, ऑब्ट्यूज होगी, राइट होगी, हमें नहीं पता. दूसरी बात, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स के, वो एक दूसरे के रेफरेंस से वो गलत हो सकते हैं और यहां पर वाज़ेह तौर पर गलत हैं. आप जरा ये देखें कि ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है.
अगर हम एक्चुअल एक्स वाई प्लेन में होंगे तो चूंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, ये पॉइंट लेफ्ट पर होगा इस पॉइंट से. सो दिस इज रफ डायग्राम. दिस इज ओनली मेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. सो स्टार्ट करते हैं. हम यहां लिखेंगे लेट ए बी एंड सी, यानी मैंने नेमिंग कर दी. हमें जो पॉइंट्स गिवन थे उनके नाम गिवन नहीं थे. ए बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट्स. अब हमने भी डिस्कस किया कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी. हम लिखेंगे फर्दर लेट ए बी सी बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. फर्दर लेट ए बी एंड सी बी द lengths of sides of triangle. अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों साइड्स की लेंथ्स को फाइंड आउट करते हैं. ए हमारे पास साइड बीसी की लेंथ. अब साइड बीसी की लेंथ मुझे मालूम करनी है. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद. हम क्या करेंगे जी, हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. जी, डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या था? डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. अब डिफरेंस ऑफ एब्सिसास आप 5 माइनस -2 लिख लें या -2 -5 लिख लें, दोनों बातें दुरुस्त है. मैं लिख रहा हूं 5 माइनस -2, ये बन जाएगा 5 + 2. ये आ गया डिफरेंस ऑफ एब्सिसास प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स. आप 4 - 5 लिखें या 5 - 4 लिखें, दोनों बातें दुरुस्त है. इसको सॉल्व किया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5 + 2 इज 7, 7 का स्क्वायर 49. अब यहां पर 5 - 4 इज 1, 1 का स्क्वायर 1. 49 + 1 इज 50. 50 का स्क्वायर रूट. अब 50 स्क्वायर रूट को फर्दर सिंप्लीफाई करना है. शाबाश जी. 50 को हम कह सकते हैं 25 × 2. अब 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 √2. दोबारा सुन लें, 50 को हमने कहा 25 मल्टीप्लाइड विद 2. 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5. 2 अभी भी स्क्वायर रूट के नीचे रहेगा. अब ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास a की वैल्यू. इसी तरह से हम b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. b है हमारे पास साइड AC की लेंथ. डिस्टेंस फार्मूला 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - -2, ये बन जाएगा 5 + 2 का स्क्वायर. b की वैल्यू हमारे पास 5 - 4 इज 1, 1 का स्क्वायर 1. 5 + 2 is 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 is 50. अगेन यहां पर भी 5 √2 हमारे पास वैल्यू ऑफ b आ गई. स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a भी 5 √2, वैल्यू ऑफ b भी 5 √2. दो साइड्स की लेंथ्स बराबर आ गई. ये किस टाइप की ट्राइंगल होगी जी? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं, साइड C देखते हैं. साइड C है हमारे पास इनफैक्ट AB साइड की लेंथ. AB. अब 4 - -2 ये बन गया 4 + 2 प्लस -2 - 4 या 4 - -2 4 + 2 का स्क्वायर. C की वैल्यू 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर 36.
यहां पर 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 विल बी 72। अब 72 को हम इस तरह से दो फैक्टर्स बनाएं कि स्क्वायर रूट भी हमें मिल जाए एक फैक्टर का। जी 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2। अब 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो यह आ जाएगा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ c। अब स्टूडेंट्स हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। हम फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। सिंस इन सेंटर इज इक्वल टू, यूजुअली इन सेंटर को I से डिनोट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट इसका होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। इस फार्मूला में अब वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन मैं अलग-अलग से x और y कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर ही अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी, और ये इनफैक्ट ये जो ब्रैकेट है ये इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप अलग-अलग दोनों कोऑर्डिनेट्स को इवेल्युएट कर लें। सो मैं पहले x कोऑर्डिनेट को देखता हूं। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, x1 यानी पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट, यह है हमारे पास 4, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और आ गई x2 की वैल्यू, x2 हमारे पास है -2, प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और x3 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब इन तीनों का सम a है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस b भी है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और c है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स ये हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। न्यूमरेटर में जरा देखिए, 5 4s are 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद 5 2s are 10, अब ये माइनस है तो यहां पर आ जाएगा -5 2s are 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और देन 6 5s are 30 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर में ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये तीनों टर्म्स बेसिकली लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी। 5 + 5 is 10, 10 + 6 is 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स हम ये भी कर सकते थे कि हम यहां से न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेते, इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेते, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाता। ये स्टेप अब हम परफॉर्म कर लेते हैं। हम यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे और यहां से हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, 20 -10 प्लस 30, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल, 20 + 30 is 50, 50 - 10 is 40, 40/16। अब 40/16 को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 8 से कैंसिलेशन हो रही है, 8 5s are 40, 8 2s are 16, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास इन सेंटर का आ गया 5/2। हम ये लिखेंगे, सो एब्सिसा ऑफ इन सेंटर
इज 5/2। एब्सिसा से मुराद एक्स कोऑर्डिनेट, हमारे पास आ गया 5/2। स्टूडेंट्स अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए ऑर्डिनेट मालूम करते हैं। इसको लिखते हैं ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 5√2 मल्टीप्लाइड y1 की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू थी -2, पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारे पास B की वैल्यू 5√2 और y2 की वैल्यू y2 B का y कोऑर्डिनेट दैट वाज 4 प्लस 6√2 और y3 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब ये हमारे पास तीनों का सम हम दोबारा से लिख देते हैं 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। स्टूडेंट्स इस दफा हम कॉमन ले लेते हैं √2 डायरेक्ट, इसी स्टेप पर कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको यह पैटर्न भी समझ आ जाए। √2 मैंने कॉमन लिया तो 5 इंटू -2 इज -10, यहां पर आ गया। √2 कॉमन आ चुका है। यहां पर 4 5s are 20, √2 कॉमन। यहां पर 5 6 are 30, √2 कॉमन। डिनोमिनेटर में भी √2 आप कॉमन ले लें। 5 प्लस 5 प्लस 6। अब स्टूडेंट्स ये √2 से कैंसल, ये हमारे पास आ गया 30 प्लस 20 इज 50, 50 माइनस 10 इज 40। और यहां पर अगेन 16, 40/16 हमारे पास पहले था, ये भी कैंसलेशन के बाद आ गया हमारे पास 5/2। ये इत्तेफाक की बात है, ये कोई जरूरी नहीं था कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आया तो वाई कोऑर्डिनेट भी यही है, ये ऐसे ही एक इत्तेफाक है। हम यहां लिखेंगे सो ऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज 5/2। हेंस स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं, हेंस इन सेंटर इज इक्वल टू आई और एक्स कोऑर्डिनेट 5/2, वाई कोऑर्डिनेट 5/2। स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16। Students, this is problem number 16 of exercise 4.1. Statement is, find the point which is equidistant from the points A, B and C. Second sentence में हमें कहा जा रहा है, what is the radius of the circumcircle of the triangle ABC. Students, पहले फर्स्ट सेंटेंस पर गौर करते हैं। हमें कहा गया है कि एक ऐसा पॉइंट मालूम करो जो इक्विडिस्टेंट हो इन तीन पॉइंट्स से। स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या शेप बनेगी? द आंसर इज ट्राइंगल। स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल को पहले विजुअलाइज करते हैं। ये आ गया हमारा XY प्लेन, ये हमने पॉइंट A को लोकेट कर लिया, ये पॉइंट B को और ये पॉइंट C को। स्टूडेंट्स इन तीनों को ज्वाइन करने से हमें हासिल हो गई ABC ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल उसी सूरत में हासिल होगी अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसलिए हमें ट्राइंगल हासिल हो गई। अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि एक ऐसा पॉइंट मालूम करो जो इक्विडिस्टेंट हो इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पर हो। शाबाश। स्टूडेंट्स इस पॉइंट में जो इक्विडिस्टेंट होगा क्या खास बात होगी? जी, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा। स्टूडेंट्स इस सर्कल को हम क्या नाम देते हैं? द आंसर इज सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल की डेफिनेशन, a circle passing through three vertices of a triangle is called circumcircle. The center of the circumcircle is called circumcenter and the radius of circumcircle is called circumradius. Students हमें पहले सेंटेंस में पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया जो इक्विडिस्टेंट हो। असल में
ये पॉइंट सरकम सेंटर है। हमें डायरेक्ट नहीं कहा गया कि सरकम सेंटर मालूम करो, हमें घुमा के बात की गई। लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमें कह दिया गया कि आप सरकम सर्कल का रेडियस मालूम करो। अब यहां से भी कुछ थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि सरकम सर्कल के सेंटर की बात हो रही है शायद फर्स्ट सेंटेंस में। अब सरकम सेंटर हम मालूम कर लें, चूंकि हम डेफिनेशन यूज करेंगे कि सरकम सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर होता है। हम उस पॉइंट को P लेट कर लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। हम क्या फैक्ट यूज करेंगे कि चूंकि ये तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर है, इसलिए डिस्टेंस PA विल बी इक्वल टू डिस्टेंस PB एंड इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस PC। हमारे पास हैं दो अननोन्स x और y। हमें दो इक्वेशंस इस एक इक्वेशन में से बनानी होंगी, और चूंकि हमारे पास यहां पर तीन क्वांटिटीज इक्वल नजर आ रही हैं, सो हम दो इक्वेशंस बासानी बना लेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सरकम सेंटर आ चुका होगा, पॉइंट P आ चुका होगा, तो सरकम रेडियस फाइंड आउट करना, यानी सरकम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना कोई मुश्किल होगा? द आंसर इज नो। हम उस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो होगा हमारा रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान। आइए अब इस प्लान के मुताबिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें रफ डायग्राम की जरूरत नहीं है, अगर आप बना लें तो बुरी बात नहीं है। आप यहां लिख दें डायरेक्ट, लेट Pxy be the point equidistant from three vertices A, B and C. So, पॉइंट P A, B और C से अगर बराबर फासले पर है तो क्या होगा? PA distance will be equal to PB distance will be equal to PC distance. अब स्टूडेंट्स, हम यहां से दो इक्वेशंस बना सकते हैं। आप PA is equal to PB कर लें एक, और PB is equal to PC कर लें दूसरी, या आप कर लें PA is equal to PC एक, और फिर उसके साथ PB is equal to PC या PA is equal to PB, यानी तीन में से आप कोई से दो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं PB is equal to PC। अब क्यों कंसीडर कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। PB is equal to PC, यहां लिख देते हैं टेकिंग, चूंकि ये तीनों इक्वल हैं सो हम ये लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों कंसीडर किया? स्टूडेंट्स, पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं, दोनों पॉइंट्स का जो ऑर्डिनेट है वो सेम है। इसका हमें फायदा क्या होगा? जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारी कैंसलेशन हो जाएगी। अब किस तरह से कैंसलेशन हो जाएगी ये बात आप अभी समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। अब इसमें ट्रिक जो है वो ये है कि अगर कोई एब्सिसा या ऑर्डिनेट सेम हो इस किस्म के प्रॉब्लम के अंदर, तो आप उन दो पॉइंट्स को चूज कर लें। अब यहां पर इन दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट सेम थे तो मैंने इन दो पॉइंट्स को चूज कर लिया। अगर फर्ज करें कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स या एब्सिसाज सेम होते तो मैंने इन दो पॉइंट्स को मिला लेना था, PA is equal to PB कर लेना था। इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जानी थी। अब कैसे आसानी होगी ये अभी आपको मैं वजाहत करता हूं। PB डिस्टेंस मालूम करते हैं। अब P हमारे पास पॉइंट है x, y और B हमारे पास है ये पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला हमें लगाना है। लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x माइनस माइनस 2 यानी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पर PC डिस्टेंस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब जरा देखें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब स्टूडेंट्स कैंसलेशन देखिएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल, यहां पर हमारे पास माइनस 4y इस माइनस 4y से कैंसिल। अब ये है स्टूडेंट्स वो पॉइंट के जिसकी वजह से मैंने इन दो पॉइंट्स को चूज किया था, इनके ऑर्डिनेट सेम थे। अब यहां पर -2 होने की वजह से और यहां पर भी -2 होने की वजह से क्या फायदा हो रहा है कि हमारे पास ये जो y वाली टर्म्स हैं दो, ये कैंसिल हो रही हैं। ये तो कैंसिल होनी ही थी, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होना ही था, चूंकि हमारे पास पॉइंट P के एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स और y कोऑर्डिनेट्स हैं, सिंपल एक्स और y, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होना ही था, y स्क्वायर से कैंसिल होना ही था। मसला यहां पर है, अब ये टर्म इस टर्म के इक्वल इसलिए आई है कि हमारे पास ये दो नंबर्स सेम हैं। हमारे पास यहां पर भी -4y आ गया, अब यहां पर भी -4y आ गया, ये भी कैंसिल हो गए। और अगर ये कैंसिल ना होते तो हमारे पास एक इक्वेशन आनी थी जिसमें x भी मौजूद होता और y भी मौजूद होता। अब क्या फायदा है कि आप जरा देखें कि सिर्फ हमारे पास x अननोन रह गया है, y वैसे ही फारिग हो गया है, हमें यहीं से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब फर्ज करें कि अगर कोई ऑर्डिनेट या कोई एब्सिसा सेम ना होता इन पॉइंट्स के अंदर, तो फिर आपकी किस्मत, फिर आपको क्या करना था, यहां कैंसलेशन मुकम्मल नहीं होनी थी, दो वेरिएबल रहने थे, x भी रह जाना था और y भी, आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जानी थी, फिर आपकी दूसरी इक्वेशन बननी थी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ। उन दोनों इक्वेशंस को आपको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। अभी हमें बेनिफिट हो गया है कि हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8x को अगर हम लेफ्ट पर शिफ्ट करें तो 4x प्लस 8x विल बी 12x, और यहां पर 4 प्लस 4 8, और इसको लिख लेते हैं 8, और ये 16 प्लस 4 इज 20, राइट साइड पर 16 प्लस 4 20। अब 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो हमारे पास 20 माइनस 8 विल बी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां पर मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, 12x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, दैट विल बी 12, x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को फ्रीज कर दिया हमने यहां पर। अब हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, आप PB इज इक्वल टू PC यूज कर चुके, अब आप PA इज इक्वल टू PB लिख लें। नाउ PA डिस्टेंस विल बी इक्वल टू PB डिस्टेंस। अब इसमें हम x की वैल्यू 1 यूज कर लेंगे। अब PA डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड पर बनाते हैं, x माइनस a का x कोऑर्डिनेट 5 प्लस y माइनस a का y कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू PB x माइनस b का x कोऑर्डिनेट -2 था तो ये हो गया +2, प्लस y माइनस b का y कोऑर्डिनेट 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं और स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए। यहां पर 1 पुट किया तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ओपन कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू, यहां पर 1 प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर ओपन किया y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 5 इज -4, -4 का स्क्वायर
16, 1 minus 5 is minus 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 1 plus 2 is 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब सिंप्लीफिकेशन में y स्क्वायर लेफ्ट पर और y स्क्वायर राइट पर दोनों के साइन सेम कैंसिल हो सकते हैं, प्लस 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास रह गया यहां पर माइनस 6y, यहां पर माइनस 4y। y वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 16। अब माइनस 6y प्लस 4y क्या होगा जी? इट विल बी माइनस 2y, और 4 माइनस 16 इज माइनस 12। y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें यहां पर मिल रही है 6। y इज इक्वल टू 6। हम यह लिखेंगे हेंस p का x कोऑर्डिनेट था 1 और y कोऑर्डिनेट आ गया 6। अब यहां पर हम थोड़ी सी रीजनिंग करते हैं। हमें सर्कम सर्कल का रेडियस मालूम करना है। हम रीजनिंग करते हैं कि हम इस पॉइंट को क्यों यूज करेंगे उस रेडियस को मालूम करने के लिए। हम यह लिखेंगे एज p1,6 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 vertices, so by definition it is circumcenter. By definition it is circumcenter. Now circumradius is equal to, circumradius अब क्या होगा? इस P पॉइंट से A का डिस्टेंस, P पॉइंट से B का डिस्टेंस, या P पॉइंट से C का डिस्टेंस, ये होगा हमारा सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस को यूजुअली कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर, तो स्टूडेंट्स कैपिटल R आप किसी भी तरह से मालूम कर सकते हैं। मैं PA से मालूम कर लेता हूं। डिस्टेंस फार्मूला PA मैं यूज कर रहा हूं। अब P हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और A का x कोऑर्डिनेट था हमारे पास 5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस P का y कोऑर्डिनेट है 6 और A का y कोऑर्डिनेट था हमारे पास 3। 1 माइनस 5 इज माइनस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर 9। 16 plus 9 is 25. So 25 square root, that is circum radius is equal to 5 units. Students, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 का भी इख्तिताम हुआ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम्स और इसके तमाम कंसेप्ट्स को अब अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।